अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। राव लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं जनाब। मैं हूं मुनीबा आसफ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। तो जनाब आज का दिन है सैटरडे का, और सैटरडे को हम पूरी अपनी कोशिश कर रहे होते हैं कि बड़ा मज़े का एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाए, हल्के नोट पर ना अपने इन टॉपिक्स को ख़ास तौर पर जो आज डिस्कशन होगी उनको लेकर चला जाए, ताकि हमारा भी वीकेंड अच्छा गुजरे और आप लोगों का वीकेंड भी अच्छा गुजरे। लेकिन वीकेंड गुजारने से पहले प्रोग्राम का आगाज़ भी हमने करना है, और आज हमने आगाज़ में बात करनी है मियाँ बीवी के दरमियान बेहतरीन कम्युनिकेशन की, यानी बातचीत के मौजू पर, और ये कि उनके दरमियान एक मज़बूत, एक पॉजिटिव और खुशगवार रिश्ता कायम करने के लिए किस कदर ज़रूरी है कम्युनिकेशन। हमारे मुआशरे में जहाँ बहुत सी चीज़ें गैर मुस्तकिल और तेज़ रफ्तार हैं, रिश्तों में मोहब्बत और समझ बूझ को बरकरार रखना एक चैलेंज बन गया है। लेकिन ये बातचीत ही है जो हमारे ताल्लुकात को मज़बूत रखने का सबसे बड़ा ज़रिया समझी जाती है। बहुत सी रिसर्चेस हुई हैं जिसमें ये साबित भी हुआ है कि जो जोड़े होते हैं जब अपने मसाइल और अपने ख़यालात को खुलकर ओपनली एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो उनके रिश्ते में प्यार, मोहब्बत, एहतराम और एतमाद बढ़ता है। और हमारे यहाँ क्या देखा जाता है कि अक्सर रिश्तों में खामोशी इख्तियार कर ली जाती है या उसको अहमियत दी जाती है, और ये समझा जाता है कि शायद जज्बात का इजहार कम करना ही मोहब्बत का तकाजा होता है। लेकिन एक तो ये भी समझा जाता है, दूसरा ये कि हमें सिखाया नहीं जाता है कि हमने अपने किसी भी जज्बात का इजहार किस तरह करना है। लेकिन यही जो खामोशी होती है ये अक्सर रिश्तों में दूरी पैदा कर देती हैं। इसके बरक्स जब आप दोनों अफराद एक दूसरे को अपनी बात समझने का मौका देते हैं या समझाने का मौका देते हैं तो बहुत सी ऐसी मुश्किलात जो पैदा होनी होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। बातचीत ना हो तो इससे इख्तलाफात और दूरियां जन्म लेती हैं। इस हवाले से चंद अमली टेक्निक्स हैं जो आपको बताना चाहूँगी। पहली चीज़ ये कि माना कि जनाब हमारी जो ज़िंदगी है ना वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है और उसकी वजह से हमारे पास वक्त बहुत कम बचता है, लेकिन फिर भी वक्त निकालें, आपस में एक दूसरे के साथ वक्त बिताएं, एक दूसरे की बात सुने। बोलने पे तो हम बहुत ज़ोर देते हैं, लेकिन सुनने की हमें थोड़ी सी आदत अपनानी चाहिए, बिकॉज़ हमें सुनना नहीं आता किसी को। तो हुनर यही है कि सामने वाले की बात सुनने की आदत अपनाएं। सुनेंगे तो उनके जज्बात, उनके एहसासात को समझ पाएंगे। फिर ये कि चाहे कुछ ही क्यों ना हो जाए मगर एहतराम का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, एहतराम हमेशा बरकरार रहना चाहिए। फिर छोटे से छोटे मसलों को भी हम एहतराम से हल कर सकते हैं ताकि बड़ा मसला पैदा होने की नौबत ही ना आए। दूसरा ये कि अपने जज्बात का इजहार करना सीखें, अपने दिल की बातें एक दूसरे के साथ शेयर करें, छोटी छोटी खुशियों का इजहार करें। मोहब्बत के अल्फाज बोलना हमारे जो ताल्लुकात हैं उनमें गहराई लेकर आता है, और अगर कोई अहम फ़ैसला हो, छोटे से छोटा फ़ैसला हो, फ़ैसला साजी करनी हो, दूसरे अपने पार्टनर को उसमें शामिल करें। मियाँ बीवी को मिलकर फ़ैसला साजी करनी चाहिए, चाहे वो कोई छोटा मसला क्यों ना हो या कोई बड़ा फ़ैसला क्यों ना लेना हो। बहुत सी रिवायात हैं आई नो कि जो हमें ओपनली अभी भी ये सब कबूल करने से रोकती हैं, लेकिन बदलती हुई दुनिया में यही चीज़ें हमारे मसलों का बाइस भी बन रही हैं। तो वक्त के साथ साथ जहाँ समाज की या हमारे माशरे की बाकी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारे ताल्लुकात भी इसी इर्तिकाई अमल से गुजरे ताकि हम वक्त के मुताबिक ढल सकें। ख़ासकर वो लोग कि जिनकी शादी उनकी जवानी में हो गई है, उन्हें ये कहना चाहूँगी कि बातचीत रिश्ते की जड़ है, और अगर ये टूट जाए तो रिश्ता भी कमज़ोर हो जाता है। तो इसकी अहमियत पर कभी समझौता नहीं करना है। तो इसलिए कहते हैं ना कि जनाब आप टेबल टॉक पर कुछ भी कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू आप किसी से बात करके कुछ भी कर सकते हैं। आजकल का जो दौर चल रहा है ना, जिस तरह हम पहले ज़माने में हम देखते थे कि कोई लड़ाई शड़ाई होती थी या कुछ भी होता था, जंगें हो जाती थी, अब क्या होता है, अब टेबल टॉक होती है, लोग आके बैठते हैं, उसके ऊपर एक दूसरे की ओपिनियन को सुना जाता है। अब तो जंगें भी मेरे ख्याल से टेबल टॉक पर आ गई हुई हैं, तो हमें अपनी जो मसाइल हैं उन्हें भी
कम्युनिकेशन के थ्रू जो है ना उनको बेहतर करने की ज़रूरत पड़ती जा रही है। आई नो बहुत से लोग होते हैं जो कि इंट्रोवर्ट होते हैं, जो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, जिनको बचपन से ही नहीं सिखाया जाता। कुछ घरों में हमारा माहौल ही होता है कि हमें इजहार करना नहीं सिखाया जाता है कि हमने अपने जज्बात का इजहार कैसे करना है। तो वो चीज़ें आगे इन फ्यूचर हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं, बट हमें फिर भी कहीं ना कहीं अपनी एफ़र्ट पुट इन करनी चाहिए। तो ये आज का हमारा पैगाम था। उम्मीद करती हूँ कि इससे कुछ ना कुछ आप लोगों को ज़रूर सीखने को मिला होगा और आप इसको ज़रूर अमल दरामद भी इसके ऊपर करेंगे। अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जनाब आज हमने बात करनी है हमारी हाइजीन के हवाले से। हमारे दांतों, हमारे मसूड़ों और ज़ुबान की सफाई हमारी सेहत पर बहुत ज़्यादा और देर पा असरात रखती है। अपने दांतों और मसूड़ों की सफाई को लेकर हम बहुत सारी गलतियां करते हैं जिनसे लाइल्मी हमारे लिए मज़ीद मसाइल को जन्म देती है। हम जाने अनजाने में चंद ऐसी बुरी आदत का शिकार हो जाते हैं जिनसे हमारे दांतों की जो सेहत है वो मुतासिर होती है। जैसे कि हमें बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो कि गुस्से में आने पर अपने दांतों को पीसते रहते हैं, या फिर बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि रात को सोते हुए अपने दांत चबाते हैं या पीसते हैं। दूसरा ये कि बहुत सारे बच्चे नाखून चबाने की आदत का भी शिकार होते हैं। इसके अलावा कसरत से चाय पीना, तंबाकू नोशी करना और दांतों से ज़ोर लगाकर चीज़ें खोलने की कोशिश करना भी एक बहुत बुरी आदत हो सकती है, जो कि जिससे हमें गुरेज करना चाहिए। और इन बुरी आदत को बदल कर हमें अच्छी आदत अपनाने की ज़रूरत है, जैसे कि दांतों के साथ साथ ज़ुबान की भी सफाई करना, रात के वक्त हम ब्रश करने की आदत डालें और उसके बाद कुछ ना खाएं और दांतों पर ज़ोर ना डालें। इसी मौजू को आज हमने लेकर चलना है। ओवरऑल ओरल हाइजीन पर बात करनी है और कुछ ऐसे मिथ्स हैं जिस पर हमने बात करनी है कि जनाब उनको किस तरह बेहतर किया जा सकता है और उनमें कितनी सदाकत मौजूद है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद सलमान राशिद मौजूद हैं जो कि डेंटल सर्जन हैं। तो डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, थैंक यू। डॉक्टर सलमान, ओरल हाइजीन, सबसे पहले ओरल हाइजीन एक तो इम्पॉर्टेंट है, वी नो दैट, बट इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? अच्छा, ओरल हाइजीन में ना सबसे पहले वी स्टार्ट विद दी डाइट का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सेकंड द ब्रशिंग हैबिट्स। थर्ड ब्रशिंग के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे दांत और मसूड़े हमने साफ़ करने हैं। अच्छा। फोर्थ एलिमेंट ये है कि हाउ यू आर गोइंग टू मेंटेन योर ओरल हाइजीन। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाएं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग डेंटिस्ट के पास, इवन अपने फैमिली जो फिजिशियन है उसके पास भी बिल्कुल विजिट नहीं करते जब तक कि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है और इस चीज़ को हमारी कम्युनिटी को समझना चाहिए। ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिजीज़ ऐसी होती हैं कि जो अगर अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर ली जाएं तो उनका इलाज बहुत ही रीज़नेबल है, आसान है। अच्छा। बनिस्बत कि हम उसको बहुत बढ़ा के अपने किसी भी फिजिशियन या सर्जन या डेंटिस्ट के पास जाएं तो वो ज़ाहिर बात है जितना आप चीज़ों को डिले करते हैं थिंग्स वुड बी वर्स। ये चीज़ें वो एक्सपेंस भी ज़्यादा ज़्यादा होता है। और सेकेंडली नेग्लिजेंस, फिर ना हमारी यहाँ एक आदत बन जाती है लोगों की। ये एक मतलब मैं कहता हूँ ये दिस इज़ द अलार्मिंग सिचुएशन इन द प्रेजेंट जो एरा है कि हम लोग ना नेग्लिजेंट हो गए हैं एटीट्यूड्स के मामले में, हेल्थ के मामले में और बहुत सारी चीज़ों के मामले में विजिलेंट नहीं है। I don't know where we are wasting our time. We should be focused on the things that should be focused. अच्छा, दूसरे डॉक्टर सलमान, अब हमें लगता है कि हमने जनाब सिर्फ और सिर्फ मतलब ये ओरल हाइजीन की बात कर रही हूँ कि हम सिर्फ ब्रश कर लेंगे और एक टाइम या 2 टाइम दिन में तो शायद हमारी जो प्रॉपर हाइजीन है वो मुकम्मल हो गई, कंप्लीट हो गई है। हमारा कॉन्सेप्ट यही है, मोस्ट ऑफ द पीपल यही करते हैं। Agree to do it. तो क्या सिर्फ ब्रश करना ही हमारी ओरल हाइजीन में आता है? अब प्रॉब्लम क्या है कि चेरी ऑन द टॉप, लोगों को ब्रश सही करना भी नहीं आता। exactly. ना वो सीखने की कोशिश करते हैं, ना बस वो अम्मी ने जैसे कर लिया तो वैसे बच्चों ने कर लिया, तो वैसे डैडी ने भी कर लिया, वैसे सब ने कर लिया। ब्रश करना है, दांतों को धोबी की तरह साफ नहीं करना है। ब्रशिंग करने के लिए मैक्सिमम 20 to 30 ग्राम्स की फोर्स चाहिए। स्मार्ट ब्रशिंग करनी है, फोर्सफुल ब्रशिंग नहीं करनी है। 2 मिनट्स ब्रशिंग इज़ मोर देन एनफ इन अ डे, लेकिन 2 मिनट्स भी आपने दांतों की जितनी सर्फेसिस है उसको ब्रश करना है। जब मैं ये बात कहता हूँ ना किसी से
किसी पेशेंट से कम्युनिटी में कहीं जाके मैसेज देता हूँ तो लोग सिर्फ ये समझते हैं कि दांतों की सिर्फ दो सरफेस हैं, एक तालू की और एक कल्ले की जो सरफेस है जिसको गाल की सरफेस कहते हैं। मैं उर्दू में इसलिए बयान करूँ ताकि ईजी हो जाए। बस वो दो सरफेसेस हमने साफ कर ली तो हमने बहुत बड़ा जो है ना वो एक मतलब माइलस्टोन अचीव कर लिया। सेकेंडली जो पीछे के दांत होते हैं उन पे ना तो ब्रश इजीली जाता है और हम वहाँ करते भी नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि वहीं थूक की जो नालियां हैं ना वो वहीं आके ओपन होती हैं। सबसे ज्यादा प्लाक और कैलकुलस वहाँ डिपॉजिट होता है पीछे वाले दांतों जिनको दाढ़े कहते हैं, ठीक है। वहाँ दाढ़ों से जस्ट पहले एक फर्स्ट मोलर होता है, उसके अगेंस्ट जो है ना ऊपर वाली साइड के ऊपर वहाँ थूक की नालियां होती हैं। वहाँ से थूक मुंह में प्रोड्यूस होता है, उस वहाँ सबसे ज्यादा प्लाक कैलकुलस होता है, लोग उसको भी नहीं साफ कर पाते। और सबसे ज्यादा बच्चों में भी वही दांत सबसे पहले खराब होता है जो कि 6 साल की उम्र में आता है। लोग बिल्कुल इस पे तवज्जो नहीं देते। सेकेंडली फ्लॉसिंग बिल्कुल भी नहीं करता। हार्डली मेरा ख्याल है हमारी पॉपुलेशन में से 2% या 3% द पीपल हु कैन फ्लॉस। लोग फ्लॉस का बस नाम सुन लेते हैं। इसके अलावा एक इंटरडेंटल ब्रशेस आते हैं, जिस तरह बच्चों का एक फीडर साफ करने के लिए ना एक छोटा से बाल वाला ब्रश होता है, उसी तरह दांतों को साफ करने के लिए दरमियान में साफ करने के लिए ब्रश होता है। सारे डिफरेंट साइजेस, कलर, शेप्स बहुत अच्छे उसमें अवेलेबल है। नॉर्मल वाला ब्रश अगर हम वो पीछे तक लेकर के भी जाएं तो वो नहीं जाता है। वो जाता है, आपको अपनी डेक्सटेरिटी डेवलप करनी पड़ती है। बहुत इजीली जा सकता है, लेकिन मैम प्रॉब्लम क्या, हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है ब्रश करने के लिए। बस 30, 40, 50 सेकंड ब्रश किया, हमें लगता है कि हमने ये ब्रश किया और झाग बनी है और तो इसका मतलब कि हमारे दांत साफ हो गए। बस हम सिर्फ ये समझ ना नीचे की दांतों को अच्छी तरीके से वो साफ़ करते हैं, वहीं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ये एक ख़तरनाक बात है। आइंदा आने वाले जो टाइम है उसके अंदर हम सब एज अ कम्युनिटी का लाइफस्टाइल मज़ीद और मसरूफ़ियात ज़्यादा हो जाएंगी और अपने ऊपर हेल्थ के ऊपर मेंटेन करना उसको डिफ़िकल्ट तो नहीं है, मैं कहूँगा लोग मज़ीद नेग्लिजेंट हो जाएंगे। सो दैट शुड बी फोकस्ड कि इस चीज़ को फोकस करना चाहिए हमें। दूसरा, माउथ वॉशेज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। माउथ वॉशेज़ के बारे में ये है कि nobody like ready to read the instructions। माउथ वॉशेज़ के ऊपर बाकायदा इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि आप उसको पानी में डाइल्यूट करके उसको कुल्ली करें और अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट नहीं यूज़ करना। उसके ऊपर बाकायदा उन्होंने रेड लाइन में इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, बट वो जल्दी में नहीं पढ़ी जाती, लोग फोकस नहीं करते। लिटरली मैंने भी नहीं कभी पढ़ी। वो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है हर चीज़, उन्होंने बाकायदा क्वांटिटी मेंशन की होती है कि आपने इतनी क्वांटिटी में इतना पानी डाल के इतनी कुल्ली करनी है। वो बस, लेकिन सब और अगर डाइल्यूट करके नहीं उसको करेंगे हम लोग तो उसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है? जलन स्टार्ट हो जाती है, फिर लोग उसी से गरारा करते हैं तो गले में भी जलन स्टार्ट हो जाती है। फिर क्या होता है कि मसूड़े ना जलना शुरू हो जाते हैं, रेडनेस आना शुरू हो जाती है। पेशेंट ये कहता है कि डॉक्टर साहब मैं तो सेंसिटिविटी आ सकती है इसकी वजह से। सेंसिटिविटी या माइट या पॉसिबिलिटी आ सकती है, लेकिन उससे एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। 1% केसेस रिपोर्ट है पूरी दुनिया में। अच्छा। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक बात है, लॉन्ग टर्म में इसका बहुत इम्पैक्ट बुरा है, स्टेनिंग भी आ जाती है। अच्छा, पेशेंट माउथ वॉश करने से अगर आप उसको डाइल्यूट करके नहीं कर रहे हैं तो करके अगर आप नहीं करें स्टेनिंग आ जाती है। बट इन द लॉन्ग टर्म इफ यू आर यूजिंग दैट माउथ वॉश इन टू मच इन अ कंसंट्रेटेड फ्रॉम लाइक 4 years 5 years स्टेनिंग भी आ जाती है। इसके भी 3 to 4% रिपोर्टेड केसेस हैं ऑल अराउंड द ग्लोब। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मैं तो ब्रश भी कर रहा हूँ, मैं तो माउथ वॉश भी कर रहा हूँ, बल्कि माउथ वॉश तो मैं फ्लॉसिंग भी कर रहा हूँ, बल्कि माउथ वॉश तो मैं कंसंट्रेटेड यूज़ कर रहा हूँ। तो वो लेकिन कंसंट्रेटेड यूज़ नहीं करना, एंड पीपल डू इट। वो थिंक कि कंसंट्रेटेड में शायद ज़्यादा इफेक्ट आएगा, ज़्यादा अच्छे साफ हो जाएंगे। उसका नुकसान है मसूड़ों के ऊपर। मसूड़े अगर आपके हेल्दी हैं तो आपके दांत डेफिनेटली ये मुझे आज पता चला है कि जनाब जो हमारा माउथ वॉश है उसको कंसंट्रेटेड नहीं यूज़ करना, डाइल्यूट करके। माउथ वॉश है जिसके अंदर एक अल्कोहल बेस्ड फॉर्मुलेशंस आती हैं। अच्छा। उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस मेंशन है दैट यू कैन यूज दैट माउथ वॉश विदाउट द डाइल्यूशन विद द वाटर। मतलब इस टाइम जो हमें जितने भी मार्केट से जो मिलते हैं माउथ वॉश, उनको हमने डाइल्यूट करके ही आपने करना होता है। इवन कि अगर मतलब आउट ऑफ पाकिस्तान से भी अगर आप कोई प्रोडक्ट मंगवाते हैं उसके ऊपर भी रिटन इंस्ट्रक्शंस उन्होंने मेंशन की होती हैं। तो आई थिंक ये किस टाइम करना चाहिए हमें ब्रश से पहले करना चाहिए, ब्रश के बाद करना चाहिए, या किस टाइम हमें माउथ वॉश करना चाहिए? आई वुड सजेस्ट, और जो हमारा लिटरेचर है वो ये सजेस्ट करता है कि आप ब्रशिंग के टाइम के अलावा कोई टाइम अपना सेलेक्ट कर लें। ओके। आप से फॉर एग्जांपल आप 8 AM अर्ली इन द मॉर्निंग आप ब्रश कर रहे हैं और ब्रशिंग
सुबह नाश्ते के बाद। आधे घंटे के 45 मिनट के बाद करनी है ताकि ठीक उसका है। इम्पैक्ट रहे। लेकिन ठीक हम है, लोग पहले कर लेते पहले हैं। कर लेते हैं वो और रात को भी करके सोते हैं, तो देयर इज़ नो पॉइंट। रात को करके सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह नाश्ते के आधे घंटे से 45 मिनट के बाद आपने ब्रशिंग करनी है। माउथ वॉश आप से फॉर एग्जांपल दोपहर का कोई टाइम कर लें, अच्छा जस्ट टेक अ गैप ऑफ लाइक 4-5 आवर्स फ्रॉम ब्रशिंग टू द माउथ वॉश, अच्छा ताकि आपकी हाइजीन जो वो मेंटेन है। देखें ये सारी चीज़ों का मकसद क्या है? इन सारी चीज़ों का मकसद ये है कि टंग को स्क्रैप करना, माउथ वॉशेस यूज़ करना, फ्लॉसिंग करना। हमने जो बैक्टीरियल कंसंट्रेशन है ओरल कैविटी के अंदर, जो कि अनफेवरेबल बैक्टीरिया हैं, जो कि अगेंस्ट दी ओरल कैविटी वर्क करते हैं, उनकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना है सही। एंड टू प्रोटेक्ट द टीथ एंड द गम्स फ्रॉम द अटैक ऑफ द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है। और जिस तरह मैंने बात की है कि लोग दांतों को पीसते हैं, बहुत से लोगों को आदत होती है, एक तो गुस्से में पीसते हैं, दूसरा बहुत से लोगों को रात को सोते वक्त आदत होती है वो दांत चुबाते हैं। उसकी वजह से क्या दांतों की सेहत ख़राब हो सकती है दांतों को पीसने की वजह से? मैडम दांतों की सेहत तो ख़राब होती है, मसल्स की सेहत भी ख़राब होती है, जोड़ों जो ये पट्टे हैं इनकी भी, और जो जॉइंट्स हैं उनकी भी सेहत बहुत ख़राब होती है। ये बहुत बैड हैबिट है और लोग करते हैं रात में और आके एक्सेप्ट भी नहीं करते कि डॉक्टर साहब हम नहीं करते। हाँ बिल्कुल। सेकेंडली ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स भी होते हैं। कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे हैं जिसके अंदर दांतों की ग्राइंडिंग बहुत ज़्यादा है, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर दांतों की ग्राइंडिंग बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और लोगों को पता भी नहीं होता। दैट इंक्लूड्स इवन द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, उनको भी नहीं पता होता, लेकिन वो ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं। देखिए टूथ ग्राइंड हो रहा है, दैट मीन्स टूथ का स्ट्रक्चर वीक हो रहा है, बोन इफेक्ट हो रही है। उसके बाद आपका जो जॉइंट है जिसके अंदर आपके पूरा जो ये जबड़ा है, ये एक खोपड़ी के साथ एक जॉइंट के साथ एक अटैच है, एक इसके अंदर लिगामेंट है। ओके। जब वो भी इफेक्ट होगा तो दैट मीन्स सारा जो है वो एक पेन का एक सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। और फिर ये एक लंबा एक फिनोमिना है। और लेकिन मेरे हिसाब से ना इसको रोकना चाहिए, इसको देखना चाहिए। For all these reasons, I would recommend just go to the healthcare provider at least a year. एक साल में आप अपने डेंटिस्ट को रिपोर्ट करें तो वो इन सारी चीज़ों को इवेल्युएट करेगा। अच्छा, बड़े तो करते ही करते हैं, बच्चों में भी ये चीज़ पाई जाती है। बच्चे भी रात को सोते हैं तो वो दांत पीसते हैं, इवन दो के जो नाखून चबा रहे होते हैं, उनके लिए क्या है बच्चों के लिए तो उनकी हाइजीन का या उनके दांत ख़राब होते हैं इस वजह से? डेफिनेटली ख़राब होते हैं। और इससे ज़्यादा आई एम नॉट गोइंग टू कॉमेंट ऑन दिस थिंग कि ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन ये से ख़तरनाक सिचुएशन। देखें अगर आपका बच्चा 3 साल का है, 4, 5, वो स्कूल जा रहा है 6 साल की उम्र में, 7, 9, 8, अगर वो इस एज के अंदर ये सारे काम कर रहा है, यू हैव टू कंसीडर दिस थिंग कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। देखें ओरल हाइजीन का इफेक्ट होना, दांतों को चबाना या नाखूनों को चबाना या ऑब्जेक्ट करना किसी बच्चे का, दैट्स फाइन, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या उसको घर में टेंशन नहीं मिल रही? क्या स्कूल में उसे कोई प्रॉब्लम है? आइदर ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम सम प्रॉब्लम, लेकिन वो बता नहीं पा रहा। दिस इज़ द पॉइंट, दिस इज़ द मोटिवेशनल पॉइंट कि हमें इस पे फोकस करना है। जो वो हैबिट है, अगर वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो वो हैबिट डेफिनेटली उसकी इरेडिकेट हो जाएगी। वाई द बच्चे क्यों नाखून चबा रहे होते हैं? कोई ना कोई तो रीज़न है ना, दैट्स वाई दे हैव द, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कभी खौफ की वजह से खाते हैं, कभी different reasons हैं। We have to work on all those reasons first of all. उन reasons पे काम कर लेंगे, ये सारी जो हैबिट्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता इरेडिकेट हो जाएंगी। बच्चों पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है मैम आजकल के एरा के अंदर। अच्छा। आइदर इन स्कूल एक्टिविटी, होम एक्टिविटी, द ग्राउंड्स जहाँ भी बच्चे स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं, यू हैव टू मेंटेन अ वेरी गुड रिलेशनशिप। चलिए फिर ये भी बता दें कि जब हम लोग दाढ़ कोई भी निकलवाते हैं, दांत कोई भी निकलवाते हैं, वो कल दाढ़ ही क्यों ना हो या कोई और दांत भी हो, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? बहुत से डॉक्टर्स कहते हैं जी आग जाके ठंडी चीज़ खाएं, आइसक्रीम खा लें, कुछ ऐसी चीज़ खा लें। कौन सी चीज़ें हमें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, या वी डोंट हैव टू वरीड अबाउट इट? Definitely we should not be worried about that, but we should be concerned. Okay. 3 चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। कोई भी दांत निकले फर्स्ट 24 आवर्स में आइस पैकिंग इज गुड, वट एवर द वेदर इट इज। आइस पैकिंग आइदर आप बाहर से कर लें या आप मुंह के अंदर से कर लें। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट 24 आवर्स में आपने थूकना नहीं है। अच्छा, थूकना नहीं है मतलब स्पिटिंग आपने नहीं करनी है। क्यों? अगर आप थूकेंगे, देखें एक क्लॉट बना है, हाँ। खून रुक गया है, खून खुद ब खुद नहीं रुका है, बॉडी का एक मैकेनिज्म है कि जिसके जरिए खून रुक गया है,
निकलने से रुक गया है वहाँ, वो एक क्लॉट सा बन गया है। क्लॉट मीन्स एक छोटा सा दाना बन गया है, वहाँ वो चीज़ रुक गई है। अगर आप उसको स्पिट करेंगे अगेन वो क्लॉट जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा, वो दोबारा बनने की कोशिश करेगा, फिर आप ये दोबारा एक्टिवेटिंग। अब क्या होगा, उससे जो सर्जिकल साइट है वो नास्टी होती जाएगी, इन्फेक्शियस होती जाएगी। तो ये सारे काम आपने नहीं करने। सही। फर्स्ट 24 आवर्स की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर आपने सिर्फ एहतियात करनी है, ठंडी और नरम चीज़ें आपने खानी है। दूसरी, इससे एक टिप सबको देना मैं चाहता हूँ कि जो भी कहीं भी आपकी कोई इंजरी हो जाए, आप कहीं गिर जाएं या घर में कोई चोट लग जाए और आपको लगता है कि अभी चोट लगी है, उसके ऊपर आइसिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आइसिंग बहुत, इवन के हड्डी भी अगर आपको लगता है, ऑर्थोपेडिक वुड बी द गुड, मतलब इस क्वेश्चन पे आंसर करने के लिए, अगर आपको लगता है कोई हड्डी वगैरह कोई टूट गई, आपको लगता है कि मेरे पास अभी 3-4 घंटे हैं हॉस्पिटल में, और आप किसी ऐसी जगह आइसिंग करें उसको अच्छे तरीके से, आपकी स्वेलिंग होने से पहले वो स्वेलिंग नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्पेटिंग नहीं करें, ब्रश फर्स्ट 24 आवर्स नहीं करें। 24 आवर्स के बाद आप कुल्ली भी करें, नमक डाल के गरारे भी करें, डॉट आफ्टर फर्स्ट 24 to 30 आवर्स के बाद। उसके बाद आपने वार्म पैक करना है। अच्छा। फर्स्ट 24 to 30-35 आवर्स आइस पैक है, कोई भी इंजरी हो, उसके बाद फिर आपने वार्म पैक्स करना है। ठीक है। यूजुअली मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि जो पेशेंट फर्स्ट 24 to 30-35 आवर्स तक आइस पैक करते हैं ना, आइस पैकिंग करते हैं या आइस को वो सोक करते हैं, उनके रिजल्ट्स बहुत एब्सोल्युटली अमेजिंग होते हैं। कोई ये नहीं बता सकता कि इनके मुंह में कोई दांत निकला हुआ है, लेकिन वो करेंगे तो वो तभी ये रिजल्ट आएगा। ठीक है। उसके बाद अपनी नॉर्मल जैसी चीज़ है वो जो खाने पीने, नरम और ठंडी ग़िज़ाएं खाएं जब तक आप कंफर्टेबली खा सकते हैं। अच्छा, इसमें ना खाने पीने में इंस्ट्रक्शन सबके लिए वही हैं, लेकिन कुछ लोगों की हीलिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी होती है कि वो 2 दिन के बाद कहते हैं डॉक्टर साहब नाउ वी कैन ईट एवरीथिंग। कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हमें 1 हफ्ता लगा है। सो it varies from individual to individual. So this is the point, nothing is to worry about that. बहुत से, अच्छा मैंने भी जब ये करवाया था ना, तो मेरा एक्सपीरियंस बड़ा वर्स्ट रहा इस सेंस में कि मैंने बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खा ली थी और मैंने मिल्क शेक बहुत पिया था, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया, मेरा जॉ लॉक हो गया था। मैं ये बता रही हूँ आपको 2021 और 22 की बात या उससे पहले की बात। तो ये जॉ लॉक होने वाली मुझे साइंस समझ नहीं आई थी कि जॉ लॉक क्यों हुआ था। जॉ लॉक एक्सट्रैक्शन की वजह से नहीं होता, इन्फेक्शन की वजह से हुआ था। इन्फेक्शन की वजह से नहीं, वो जॉ लॉक की जो आप बात कह रही हैं, जो जिस चीज़ को मैं अंडरस्टैंड कर, देखिए मैं सिचुएशन देखी नहीं, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। जॉ लॉक का मतलब ये होता है कि आपने यॉन किया ऐसे बड़ा मुंह खोल के, या आप एकदम से बड़ी जोर से हंस पड़े। उसमें क्या होता है कि आपका जो जॉइंट है वो कैविटी के अंदर ऐसे मूव करता है और ऐसे बाहर आता है। जॉ लॉक में क्या होता है, वो ऐसे स्टक कर जाता है। और वो बाहर नहीं आ पाता। ये नॉर्मल सिचुएशन में भी हो सकता है। एकदम से मैं जोर से हंस पड़ा हूँ, मेरा मुंह एकदम कहीं जाके लॉक हो गया। और अगर ऐसा भी कभी हो जाए नॉर्मल इंडिविजुअल्स के साथ, तो नथिंग इज टू वरी, नथिंग इज टू पैनिक। सिंपल मुंह के अंदर अपने ये दोनों थम्स रखें, ऐसे इसको ड्रैग करें और ऐसे कर लें, थिंग्स वुड बी फाइन। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 5 सेकेंड्स। हम लोग जो हमारे यहाँ पहले कॉन्सेप्ट हुआ करता था NCA और इन सब चीज़ों का, कि आपको छोटी छोटी बातें हमको बताई जाती थी। अब मैम ये सारी चीज़ें नहीं होती। अगर ये देखें ना, इतनी चीज़ें कि आप इसके लिए रश कर रहे हैं किसी डॉक्टर के फैसिलिटी के पास किसी, और एक पैनिक की सिचुएशन है कि जी बस मुंह खुला का खुला रह गया, तो अब तो ना सांस आएगा ना कुछ अंदर जाएगा। हालांकि इसको सिर्फ रिड्यूस करने में सिर्फ 5 to 10 सेकेंड्स लगते हैं। इवन कि अगर आपको आता हो तो आप खुद भी या कोई और आप सामने डेमोन्स्ट्रेट करें। यूट्यूब पे इतनी वीडियोस वगैरह हैं, उसको ड्रैग करें और ऐसे लॉक कर लें, दैट्स इट। पूरी ताकत के साथ, ठीक है, डाउन एंड बैक, दैट्स इट। और वो आपका जॉ जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ये भी अच्छा। दूसरा, हम लोग जैसे सिगरेट्स का हम देखते हैं कि जी सिगरेट की वजह से आपको मुंह का कैंसर हो सकता है। हम उसकी वीडियोस भी और उसकी पिक्चर्स भी देखते हैं, इवन दो कि सिगरेट के पैक के ऊपर लगी भी होती है, लेकिन लोग फिर भी सिगरेट पी रहे होते हैं। और दूसरा, आजकल वेपिंग चल रही है, ई सिगरेट्स चल रहे हैं। तो ये जो मुंह का कैंसर है, ये वाकई ही तंबाकू नोशी से, सिगरेट से हो रहा है? और कितने लोगों को हो रहा है? देखें, सिगरेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलार्मिंग एटियोलॉजिकल फैक्टर ऑल अराउंड द ग्लोब दैट कंट्रीब्यूट्स टू द ओरल कैंसर। और ओरल कैंसर के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, एग्रेसिव भी हैं, नॉन एग्रेसिव भी हैं, स्प्रेडिंग भी हैं, नॉन स्प्रेडिंग। सिगरेट, वेप, तंबाकू नोशी किसी भी सूरत में, गुटखा यूज़ करना, छालियाँ यूज़ करना, ये सारी की सारी चीज़ें इन सब चीज़ों की वजह से होती हैं। और मैं कम्युनिटी को कहना चाहता हूँ कि इस बात को सीरियसली लें। रिग्रेट करने का टाइम आपको ज़िंदगी ने नहीं देना, मार्क माय वर्ड्स। बाद में नहीं पता चलना कोई आपको, हाँ। आप
सीरियसली मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि लोग सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के पीछे होते हैं और बहुत मुश्किल से सिचुएशन समझ में आती है। टाइम नहीं होता है, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसके टाइम कोई मैम, साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं डॉक्टर सलमान के, हमें अर्ली स्टेजेस पे हम इसको डिटेक्ट कर लें, या खुद हम अपनी एटलीस्ट हम एग्जामिन करके पता चल सके कि हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? देखें, जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं ना, उनमें यूजुअली या जो तंबाकू के जो यूज़ करते हैं, जो गुटखा यूज़ करते हैं, या जो नस्वार भी इवन यूज़ की जाती है, जो भी एजेंट्स हैं, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो यूज़ करते हैं ना, दे आर इन अ स्टेट ऑफ अ डिनायल सिचुएशन कि हम जो चीज़ यूज़ करें इससे कुछ नहीं होता, दैट्स फाइन। और उनके पास लॉजिक ये होती है कि अगर उसको कुछ नहीं हुआ ना, हमें भी नहीं होना, तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के पास एक दफ़ा आप जाएं तो एटलीस्ट वो ये डिटेक्ट कर लेगा कि सम कैंसरस चेंजेस इज गोइंग टू बी हैपन इन द ओरल कैविटी और नॉट। अच्छा, दैट्स वाई मैं इस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज कर रहा हूँ बार बार कि आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास विजिट आफ्टर अ ईयर एटलीस्ट 6 to 12 months बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ अ बेसिकली मैसेज टू द कम्युनिटी। सही कि साल में एक दफ़ा आप अपने डेंटल सर्जन के पास या हेल्थ प्रोवाइडर के पास ज़रूर विज़िट करें, ताकि आपको पता चले कि आपकी ओरल हाइजीन प्रॉपर है या नहीं है, या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती है आपको इन अ फ्यूचर। तो हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद सलमान राशिद मौजूद थे। डॉक्टर सलमान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमने आज बात की है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, पंजाब की जामियात में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तकर्रुरी के हवाले से आए रोज़ नए तनाज़ात हमारे सामने आ रहे हैं और मुख्तलिफ लॉबीज़ सरगर्म हैं और वाइस चांसलर्स के लिए सामने आने वाले नामों पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ये इशू इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ है कि पंजाब में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी बयानबाजी का सिलसिला जारी है। लाहौर समेत सूबे की 25 जामियात में मुस्तकिल वीसीज़ की तकर्रुरी आखिरी मराहिल में है और हुकूमत की जानिब से बनाई गई 3 सर्च कमेटीज़ में से 2 ने अपनी जो सिफारिशात हैं वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को भिजवा दी हैं, जबकि तीसरी कमेटी उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ कर रही है। और वज़ीर आला की जानिब से जब मुतवक्के वीसीज़ के लिए इंटरव्यू शुरू किए गए, तब से इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो गया है। सामने आने वाले नामों समेत सर्च कमेटी पर करप्शन और मैरिट की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं और गवर्नर पंजाब की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। तो इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे कि जनाब एक रूटीन की कार्रवाई है और इसे मुतनाज़े क्यों बनाया जा रहा है, या ये मुतनाज़े क्यों बन गई है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आतिफ परवेज़, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। आतिफ, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। और उसके साथ साथ डॉक्टर अमजद मक्सी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, जो कि प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी एकेडमिक एसोसिएशन के। डॉक्टर अमजद, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप ही से बात करेंगे, क्या मामला है? मतलब एक रूटीन की कार्रवाई है कि वीसीज़ को लगाया जाता है, जामियात के वाइस चांसलर्स होते हैं और जो भी एक स्केड्यूल चलता आ रहा है, अब ये इतना तनाज़ा शुरू हो गया है, इसके अंदर भी क्या मसला है? इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, लोगों को कहा जा रहा है कि करप्शन कर रहे हैं, मैरिट की खिलाफ वर्जी हो रही है, मामला क्या है ये? जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम तरीन इशू पे जो है आज मुझे मौका दिया अपनी बात करने का। बीइंग स्टेक होल्डर यूनिवर्सिटी टीचर्स का नुमाइंदा होने की हैसियत से, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सूरत हाल डेवलप हुई है। अच्छा। और इसमें बदकिस्मती मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ जो पहले ही बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं, यूनिवर्सिटीज़ माली तौर पर बहुत ज़्यादा शिकार है, बहरान का शिकार हैं, आज भी बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स जो हैं वो भूख हड़ताल पे हैं कि उनको उनकी तनख्वाहें नहीं दी जा रही। तो उस सिलसिले में जब हम देखते हैं कि जब वाइस चांसलर्स का जो है वो जब तैनाती का एक अमल और 2 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, 2.5 साल से पंजाब जैसे सूबे में वाइस चांसलर नहीं थे। और उसके बाद जब भी कोई प्रोसेस शुरू होता तो उसके ऊपर इतराज़ात उठते और उसके बाद फिर तनाज़ात जन्म लेते और ये सिलसिला रुक जाता, जिससे क्या हुआ कि आपकी जो नौजवान नस्ल जो है जिसने तालीम हासिल करने के लिए पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ एक मौक़े फराहम कर रही थी, वो मुसलसल तौर पर गैर यकीनी सूरत हाल का जब शिकार हुई तो इदारे गैर यकीनी सूरत हाल में कभी पिनप नहीं सकते, बल्कि वो तबाही की तरफ जाते हैं। तो हमने बहुत सारी जगहों पे ये मुतालबा भी किया। वज़ीर आला साहिबा जब मरीम नवाज़ साहिबा तशरीफ़ लाएँ
तो हमारी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद बनी कि अब ये अमल शुरू होगा। और उन्होंने, मैं समझता हूँ कि हम सराहते हैं कि उन्होंने फ़ौरी तौर पर ये अमल शुरू भी किया, एक सर्च कमेटीज़ भी बनाई और उसके साथ साथ जो है वो प्रोसेस शुरू हो गया। तो हमें उम्मीद लगी कि हमारे पास अब जो है यूनिवर्सिटीज़ में मुस्तकिल वाइस चांसलर आने लगे हैं। और वो जिस तरह कहते हैं एक्ट में भी लिखा हुआ है, आइन में भी बड़े क्लियर है, उसमें कोई नई चीज़ नहीं होने जा रही थी और वो अपने तरीके से चल रहे थे। बीइंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, ये चीफ मिनिस्टर का एक प्रोगेटिव होता है कि जब भी आप कोई भी इस तरह के अपॉइंटमेंट्स अगर आप एक इनफॉर्मल सा अगर वो करते भी हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अब चांसलर साहब के भी जो हैं वो जो पावर्स हैं और अख्तियारात हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के एक्ट में भी बड़े क्लियर हैं। अच्छा। और पाकिस्तान के आइन में भी बहुत क्लियर है। ठीक है। और उसमें वज़ीर आला और गवर्नर के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप के बारे में आर्टिकल 105 जो है वो बड़ा क्लियर है। और 18वीं तरमीम के बाद जो कि ख़ुद पीपल्स पार्टी इसका जिसका बहुत बड़ा क्रेडिट लेती है कि जी हमने पावर्स को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ वो किया और सूबों को हमने अख्तियारात दिए, तो वो बड़ा क्लियर है कि सूबाई वज़ीर आला जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। जी। और इसकी एक वाज़ेह तरीन सूरत हाल सूबा सिंध में मौजूद है कि किस तरीके से वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी मामलात होते हैं वहाँ पे सूबाई वज़ीर आला मुकम्मल तौर पर बिला शिरकत गैरे वो उसको करते हैं, वही करते हैं और उसके बाद सारा प्रोसेस वही करते हैं। और ज़िम्मेदारी क्योंकि फ़ंडिंग भी वो कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ को, तो गवर्नमेंट जब फंडिंग कर रही होती है तो साफ ज़ाहिर है उसके पास अख्तियारात भी होते हैं। चांसलर साहब का एक्ट में भी यहाँ पे भी बड़ा क्लियर है कि वो सेनेट को चेयर करते हैं। उनका यूनिवर्सिटीज़ के इंटरनल वर्किंग के हवाले से एक रोल होता है। वो सिंडिकेट के फैसलों के ऊपर कोई अगर अपील है, एपलेट अथॉरिटी है, वो विज़िट कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ को, कन्वोकेशन को वो चेयर कर सकते हैं। ये वाली जो चीज़ें हैं और उसमें बड़ा क्लियर है यूनिवर्सिटीज़ के एक्ट में लिखा हुआ है कि चांसलर इज़ बाउंड टू एक्ट एज़ पर द आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्ट में ये लिखा हुआ है कि आपने 105 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन की शर्त है उसके तहत बतौर चांसलर भी आपने उसी तरह एक्ट करना है। अब यहाँ पे इतनी क्लियर सूरत हाल के बाद जब ये सारा प्रोसेस हुआ और जब फाइनल स्टेज पे था और हमें ये था कि बहुत जल्द वाइस चांसलर आ जाएंगे, तो उसके बाद फिर ये तनाज़ा जो है वो जन्म लेना शुरू हुआ, जिसको फिर बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई जब चांसलर साहब ने एक जो उनके पास समरीज़ आई थी उसके ऊपर तहरीरी जवाब देने की बजाय मीडिया में पसंद किया उस बात को हाईलाइट, जिससे बीइंग स्टेक होल्डर सबसे ज़्यादा परेशानी हमें हुई। बिल्कुल, क्योंकि हमारे तलबा, हमारे असातिज़ा, यूनिवर्सिटियाँ इस वक्त बिल्कुल जामिद जिस तरह हो चुकी हैं ना, मतलब बिल्कुल काम भी नहीं हो रहा। और उसमें फिर इस तरीके से जब स्पेकुलेशंस और जो कमेटी, सर्च कमेटी के ऊपर इल्ज़ामात, मुझे बताएं कि जो आपने जैसे इंट्रो में बताया कि तीसरा मरहला चल रहा है, आप बताएं जो सर्च कमेटी के अंदर तीसरी कमेटी जो इस वक्त इंटरव्यूज़ ले रही है जिसके बारे में इस तरह की स्पेकुलेशन चल रही हैं, तो मुझे बताएं कि मेरिट की श्योरिटी और किस तरीके से हो, वो नहीं होगी। बड़ा क्लियर तरीके से कोई आ भी जाएगा तो वो सारे इसी कंफ्यूजन में रहेंगे कि पता नहीं मामलात क्या हैं। और तालीमी मैंने जैसे बताया कि उसको सियासत से हमें ये ख्वाहिश थी कि इसको बाहर रखा जाए। इसमें बिल्कुल ये तसर नहीं जाना चाहिए कि ये फ़लाँ पार्टी का है, ये फ़लाँ मेरिट के ऊपर होने चाहिए। और जब तक आप मेरिट नहीं लाएंगे ख़ासकर यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप किस तरीके से आप कौमी सतह पर बिल्कुल ऐसे ही है, फिर आपका जो तालीमी मयार है वो भी गिरता जाएगा। तो इसलिए आपको मेरिट पर ख़ास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। और आतिफ, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगी कि क्योंकि ये एक ऐसा अमर है जो बहुत अफसोसनाक है कि इसमें भी सियासत का एक पहलू आ गया और ये भी वाइस चांसलर्स की तकर्री में जमातें आमने सामने आ गई हैं, मुख्तलिफ जमातें। तो क्या तारीख में भी अगर देखा जाए तो इस तरह का मामला हुए हैं, पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है? जैसे आपने पहले इंट्रो में कहा कि वाइस चांसलर्स की तकरीर जो है वो जो रूटीन का मैटर है और कुछ इल्ज़ामात जो हैं वो माजी में भी हमने देखा कि वो भी रूटीन में लगते रहते थे। लेकिन जो गैर मामूली चीज़ इस दफ़ा हुई है कि गवर्नर की जानिब से जो मुतवक्का उम्मीदवार हैं उनको बुला के इंटरव्यूज़ किए गए जो तारीख में पहले नहीं मिलता। अच्छा। फिर उसके साथ साथ जैसे मीडिया पर आकर गवर्नर की जानिब से बयानबाजी शुरू कर दी गई कि जो प्रोसेस है इसमें बहुत सारे जो है वो लूप होल्स हैं, मेरिट की खिलाफ वर्दियाँ, इस तरह के इल्ज़ामात लगना शुरू हो गए। तो इससे ये मामला ज़्यादा मुतनाज़ा हुआ है। तो माजी में ऐसी कोई मिसाल मिलती नहीं कि जिसमें गवर्नर की जानिब से इस तरह गैर मामूली तौर पर वाइस चांसलर को बुलाया जाए और इल्ज़ामात लगाए जाएँ कि ये प्रोसेस जो है वो ठीक नहीं है। तो उसके बाद जब गवर्नर ने बयान दिया और मीडिया पर आकर बयान दिया तो फिर उसके बाद नून लीग के जो तर्जमान है उनकी तरफ से भी शुरू हो गया। और कल रात जो है बाकायदा तौर पर एक पैगाम भी आया कि
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा तौर पर नून पीपल्स पार्टी के जो लॉयर हैं वो करेंगे, लेकिन फिर ज़राए ने बताया कि कोई पैचअप की सूरत हाल बनी है, जिसके बाद जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल की गई और अब नून लीग के जो पीपल्स पार्टी के बड़े हैं वो आपस में इस मामले को सुलझाएंगे, क्योंकि ये बड़ा ही अफसोसनाक है। मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रहा क्या ये वाकई इतना अहम है या ये इतना बड़ा इशू है कि इसको इतना ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, अपलिफ्ट किया जा रहा है और जमातें आमने सामने आ गई हैं। ये देखिए, असल में आप कहते हैं कि जो असल काम करने वाला है ना गवर्नमेंट्स का, वो है कि यूनिवर्सिटीज़ को आप फंडिंग दें, उनके मामलात में सपोर्ट करें और इस मामले में मेरिट को इंश्योर करें। और जब एक सर्च कमेटी बनाई गई जिसमें बहुत ही हाईली वेल रिप्यूटेड जो लोग आपने शामिल किए, सारा प्रोसेस चलता रहा और आखिर पे आके अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो उससे ये है कि जो असल इश्यूज़ है उससे तवज्जो हट जाएगी और उसमें ये तसर जाएगा कि आप आपस में चीज़ें बांटना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब अब होना क्या चाहिए, इसका हल क्या निकलना चाहिए? हल यही है कि इस फौरी तौर पर जो मेरिट के ऊपर जो रिकमेंडेशंस आई हैं उनके ऊपर तकरीरी के आर्डर जारी किए जाएं और गवर्नर साहब अपना आइनी किरदार अदा करें, हम भी उसको वेलकम करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। लेकिन बराए मेहरबानी इस मामले में जो आइन आपका किरदार मुतय्यन करता है आप उसी तक रहें और फौरी तौर पर जो तैनाती के आर्डर्स हैं जारी किए जाएं और यूनिवर्सिटियों को बहरान से निकालें। लेकिन क्या गवर्नर साहब, हमारा आइन ये कहता है कि गवर्नर साहब इस चीज़ को रोक सकते हैं? जी नहीं, वो नहीं रोक सकते, तैनाती को रोक सकते हैं। वो एक 14 दिन के लिए पहले अगर असम्बलियाँ जाती हैं तो कुछ इतराज़ात लगाकर वापस भेज सकते हैं, इसको बेहतर करें। लेकिन अल्टीमेटली जो होना वही है कि जो सीएम पंजाब ने कहा और सीएम पंजाब को भी जो सिफारिशात सर्च कमेटीज़ की जानिब से भिजवाई गई हैं उनके ऊपर भी अमल दरामद करते हुए सीएम ने ये समरियाँ जो नाम पहले नंबर के हैं वो गवर्नर को भिजवाए हैं। तो अब आखिरकार जो सीएम ने कहा है होना वही है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि उस तैनातियों से पहले ही इस प्रोसेस को जो है वो मुतनाज़ा किया गया है, जिसके बाद जो वीसीज़ अगर तैनात भी हो जाते हैं तो ख़ासे अरसे तक ये जो प्रोसेस है इसके ऊपर तनकीद होती रहेगी, सवालात उठते रहेंगे। तो ये मामला आगे चलकर भी जो है वो तनकीद की ज़द में ही रहेगा। तो मतलब ये हमें बैठकर मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब इसको मामलात को हल करना चाहिए। आइन बहुत क्लियर है, एक्ट बहुत क्लियर है, इसमें ज़्यादा बैठने के भी हम चाहते हैं कि बैठ के तो 2.5 साल तो हो गए बैठ के। हाँ एग्जैक्टली 2.5 साल से वाइस चांसलर्स नहीं थे, तो आप देखें जामियात कितनी बड़ी बड़ी जामियात हैं। बुज़दार दौर में जो है वो सर्च कमेटी बनना शुरू हुई थी, वो जो उस वक्त मुतनाज़ा हुई, उसके बाद वो सर्च कमेटी कैंसिल हुई, फिर उसके बाद नून लीग की हुकूमत आई, फिर परवेज़ इलाही की हुकूमत आई, फिर निगरान हुकूमत आई और अब नून लीग की हुकूमत में ये मामला जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंच ही रहा था। तो ये सारा मामला जो है ये हुकूमत का एक बड़ा क्रेडिट होगा कि अगर वो ये तैनातियाँ कर जाती है और वाइस चांसलर का बहरान ख़त्म कर देती है तो ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत का एक बड़ी क्रेडिट होगा कि वो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जो है इतना बड़ा अहम मसला हल करने में वो कामयाब हुए और चांसलर साहब का भी इसमें रोल होगा, हम उसको भी अप्रिशिएट करेंगे साफ ज़ाहिर है। नहीं तो जब से ये 2.5 साल हो गए पंजाब की जितनी भी जामियात है वहाँ पे वीसीज नहीं थे, तो इसका नुकसान क्या हुआ है? इसमें बहुत ज़्यादा तालीमी तौर पर नुकसान हुआ, तलबा को वहाँ पे कोई फाइनेंशियल, आप देखें यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा माली बहरान का शिकार हों, इंतज़ामी बहरान, तालीमी बहरान। अब नए दाखिले हो रहे हैं, वहाँ पे वाइस चांसलर मौजूद नहीं है, कोई पता नहीं कि कौन वाइस चांसलर आएगा, किस तरीके से आएगा और तालीमी सरगर्मियाँ कैसे चलेंगी। नए सिलेक्शन बोर्ड्स होने, टीचर्स की असामियाँ जो खाली हैं, ना सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी बल्कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जो आगे तालीम के हवाले से फ़ैसले होने हैं, एकेडमिक काउंसिल के मामलात हैं और जो आर्जी वाइस चांसलर हैं उनके ऊपर पहले ही जो वज़ीर तालीम है या हुकूमत है उनकी जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए कि ये प्रोसेस, ये जो आर्जी वीसीज़ लगाए गए इनके दौर में जो भी काम यूनिवर्सिटीज़ में हो रहे हैं वो मुतनाज़ा हैं, ये शफाफ नहीं है। और चांसलर साहब ने ऑर्डर जारी किए कि आर्जी वाइस चांसलर्स को सेनेट की मीटिंग करने से, सिंडिकेट की मीटिंग करने से, सिलेक्शन मीटिंग करने से रोक दिया गया। एक तरफ वहाँ पे सारा काम रुका हुआ है और जब वो काम चलने की बारी आई तो फिर उस काम को भी रोक रहा है। तो हम तो यही कह सकते हैं कि जनाब मेहरबानी करें, पॉजिटिव साइड पर जाने की उम्मीद है। जी, वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह सैनिटी विल प्रिवेल। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जनाब ये मामला जो है जल्द से जल्द इसको हल किया जाए ताकि जितनी भी जामियात हैं उनको मुस्तकिल उनके वीसीज मिलें और मामलात आगे बढ़ें। हमारे साथ डॉक्टर अमजद मक्सी साहब मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आतिफ परवेज़ ने भी हमें ज्वाइन किया था। आतिफ आपका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू रागो लाहौर। जनाब, कॉर्पोरेट सेक्टर और ऑफिस जॉब्स की बढ़ती हुई तादाद की वजह से ना दफ्तर में एक कुर्सी पर बैठकर काम करना बहुत आम हो चुका है। रोज़ाना तकरीबन 8 घंटे बैठकर काम करने से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो सुस्त हो जाता है और पट्ठों में तनाव भी पैदा होता है। मुसलसल बैठे रहने से जिस्म के मुख्तलिफ पट्ठों में तनाव पैदा होता है, जिससे दर्द भी होता है और ये मामला आगे भी बढ़ जाता है। तो इस दर्द को कम करने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए जाते हैं, कुछ अद्वियात ली जाती हैं, मुख्तलिफ तरीके मसलन क्रीम्स लगाकर या फिर बर्फ़ से टकोर करके दर्द से निजात हासिल की जाती है। लेकिन पट्ठों में पैदा होने वाला जो खिंचाव है उसको ख़त्म करने का दूसरा और बेहतरीन तरीका आपकी वर्जिश है। अगर जिस्म की फ़िटनेस बहाल कर ली जाए तो दफ्तर में ना सिर्फ कारकर्दगी बेहतर होगी बल्कि आपके पट्ठों को भी सुकून मिलेगा। तो आज हमने इसी पर बात करनी है कि किस तरह हमने ये जो स्टिफनेस आ जाती है हमारे पट्टों में या दर्द बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, इसमें हमने किस तरह कौन सी वर्जिश करनी है, कौन सा ऐसा पोस्चर होगा जिसकी वजह से ये बेहतर हो सकता है। तो इस पर बात करने के लिए फ़िटनेस एक्सपर्ट अना हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे आज की तमाम तर प्रॉब्लम्स के बारे में। आपको वेलकम कहते हैं रागो लाहौर में। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। सबसे पहले ये जो पट्ठों का खिंचाव, स्टिफनेस, कोई हैवी चीज़ उठा ली या कोई बैठे काम, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है कि आपने डेस्क जॉब करनी है, उसकी वजह से भी पट्ठों में खिंचाव आ जाता है, स्टिफनेस आ जाती है। इसके लिए बेहतरीन तरीका क्या है और वर्जिश किस तरह कर सकते हैं हम? इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप मॉर्निंग में अगर आप उठते हैं 8 o'clock, थोड़ा उठ जाएंगे, 7:30 उठ जाए, ओनली 25 मिनट्स अपनी बॉडी को आप दे दें। ठीक है, अगर आप वॉक नहीं कर सकते तो घर में ही थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस कर लें, स्ट्रेचिंग कर लें बॉडी को। आप इस चीज़ के लिए रेडी करें कि मैंने ऑफिस में जाके बैठ के काम करना है, तो उसके लिए जो है आप थोड़ी सी जंपिंग चेक कर लें, टो टचिंग कर लें, मतलब स्ट्रेट खड़े होकर आप अपने टो को टच करें। अच्छा। और फिर ऊपर वापस आए। इसी तरह से बॉडी को जो है साइड मूवमेंट कर लें। आप अगर अपने आर्म्स को यहाँ रिस्ट से ग्रिप करके साइड 10 टाइम्स और टाइम इसी तरह से साइड्स। ठीक है, आपके जो है शोल्डर्स, यही ऑफिस में लैपटॉप पे बैठ के काम करने का ये वाली, ये जो पीछे ये गर्दन के पास और ये जो शोल्डर्स हैं, इसमें ये बैक एरिया पूरा जो है यही जो है स्ट्रक हो जाता है कि वहाँ मूवमेंट भी नहीं। सम टाइम ऐसे भी होता है कि बिल्कुल नेक मूव नहीं कर रही है, कि मसल इतने ज़्यादा फ्रीज हो चुके होते हैं कि वो मूव ही नहीं करते हैं। आप खुद से जो है अपनी बॉडी को थोड़ा बहुत रिलैक्स कर सकते हैं। आप नेक को यहाँ से मिड से पकड़ें और उसको जो है थोड़ा प्रेशर दें, और साइड से भी जो है अपनी नेक को इस तरह से प्रेशर करें। ठीक है, अपने शोल्डर पे हैंड रखें और साइड स्ट्रेच 30 सेकंड काउंट। 30 सेकंड के लिए ये स्ट्रेच करना है आपने अपनी गर्दन को। 30 सेकंड काउंट। ठीक है, इसी तरह से राइट टच चिन और लेफ्ट टच चिन। इस तरह से आपकी अपर साइड जो है वो रिलैक्स हो जाएगी। अच्छा। और रही बात बैकबोन की, बैकबोन एक तो जब आप बैठे हैं ऑफिस में तो बैक को स्ट्रेट करके बैठे। ठीक है। अक्सर लोगों को लगता है कि हम ऐसे बेंड करके बैठते हैं तो हमारी बॉडी रिलैक्स रहती है, वो रिलैक्स नहीं हो रही होती, आप अपनी पेन को बढ़ा रहे होते हैं। तो उसके लिए जो है आपको चाहिए कि आप अपनी एक तो बॉडी पोस्चर को सीधा रखें। ओके। ठीक है, और चेयर अपनी देखें कंफर्ट होनी चाहिए, आपकी हाइट के मुताबिक आपकी चेयर होनी चाहिए, ना कि आपकी हाइट के मुताबिक आपकी चेयर डाउन है और आप बहुत मुश्किल से यूं करके काम कर रहे हैं, नीचे होकर काम कर रहे हैं। आपकी टेबल से जो है आपका जो है 1 फुट का जो है स्पेस होना चाहिए। आपकी टेबल यहाँ पे हो। अच्छा। ठीक है, इसका भी अगर आपकी टेबल नीचे होगी तो आप तो डाउन होके ही टैप करोगे बेंड हो जाएंगे। बिल्कुल इस चीज़ को जो है आप देखें। उसके बाद जो है अगर आपको ऑफिस में जैसे 1 आवर्स की तो ब्रेक होती है, उसमें आप थोड़ी सी चहलकदमी कर लें और फिंगर्स को जो है एक्सरसाइज करके स्ट्रेट आर्म्स करके अपर टिप को प्रेस करें, अपर टिप बिल्कुल स्ट्रेट। ओके। आपकी एल्बो बेंड नहीं होनी चाहिए, बेंड नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट आता है कि नहीं आता। ये स्ट्रेट। ठीक है, ओके। नो, इससे क्या होगा? जस्ट अपर साइड। आप अभी करें, अटेम्प्ट करें इसको 1 to 10 टाइम्स। और इससे क्या होगा? आपके जो आर्म्स में और यहाँ पे जो स्ट्रेच आ जाता है, ये पेन शुरू हो जाती है अक्सर शोल्डर में, उससे आपको रिलीफ मिलता है। ओके। और सेम टाइम पे आप 10 to 30 टाइम्स ही तो आप इजीली कर सकते हैं। ओके। हाँ, यहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है, स्ट्रेच आ रहा है। आप अपने थंब को बैक साइड पे रखें और इसको प्रेस करें। ओके। ये चीज़ प्रेस करें, रिलैक्स करें, प्रेस करें, रिलैक्स करें।
फील हो रहा है? हाँ। स्ट्रेच फील हो रहा है? जी ठीक है, हो और रहा है, wrist stretch को feel हो रहा है, हाँ। wrist को ग्रिप करें ओके और ये पूरा सर्कल क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ओके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप इसको करें, ठीक है। और सेम 1 2 30 मिनट्स के आप ये रैप्स करें तो आप फील करोगे यार मैं बेहतर ये हल्की feel हल्की कर सी रही हूँ। स्ट्रेचिंग है आपकी हल्की बॉडी सी की जो आप just। कर सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं, या आपको किसी अलग जगह पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और बेहतर तो ये है कि अपने लिए प्रॉपर एक टाइम निकाला जाए वर्कआउट का। आप फील करेंगे कि यार आप जो 1 आवर में काम करते हैं उसको आप 2 आवर जितना 1 आवर में काम करेंगे, इतनी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। ठीक है। और आपका मूड भी हैप्पी रहता है फिर। और ये स्ट्रेचिंग का बेहतरीन वक्त क्या है? सुबह मॉर्निंग की टाइम करें या कभी भी आपको टाइम मिले तो आप उस टाइम कर बिफोर सकते मील, हैं? कोई भी मील लेने से Before पहले, meal? बिफोर मील। अच्छा। अगर आप अर्ली मॉर्निंग में मतलब नाश्ते से पहले आप जो है उसको स्ट्रेचिंग करें। अगर आप ऑफिस में अगर टाइम निकाल ही रहे हैं तो उसमें भी जो है आपने जो है बिफोर मील आपने लेनी है। और ख़ास तौर पे जो टो टचिंग वाली उसमें आपका कोर ब्रेन इन्वॉल्व होता है। तो अच्छा। उसमें जो है एम्प्टी स्टमक जो है स्ट्रेचिंग बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देती है। अच्छा, अब बहुत सी ना हमें ख़वातीन भी देख रही होंगी तो जैसे आपने बात की कि आपका बेली का भी फैट आ जाता है या आपकी कमर में भी दर्द हो रही होती है या बेली लोअर एब्डोमिनल जो है ना वो थोड़ा सा फैटी हो जाता है, तो उनके लिए क्या क्या हो सकती है? कोई वर्जिश या एक्सरसाइज क्या हो सकती है? एक तो मदर्स के लिए तो ये मैं बहुत सारे प्रोग्राम में ये मैसेज दे चुकी हूँ कि प्लीज़ जो ये मदर काम करती है ना कि भी बच्चे ने छोड़ा ज़ाया नहीं करना, इसको मैं खा लेती हूँ। तो वो जो आप इस तरह के मील लेते हैं ना आपको पता ही नहीं चलता आप कितना खा जाते हैं। तो उसको कंट्रोल करें, ठीक है। आप बच्चे को दें ही उतना जितना वो ख़त्म कर ले, ठीक है, ज़ाया भी ना हो ताकि। तो आप उस चीज़ को कंट्रोल करें और अपने नाश्ते का जब आप मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग आपकी हो गई, विदिन 30 मिनट्स आपने कुछ खा लेना है। एप्पल खा लें। मदर्स क्या करती हैं सुबह उठेंगी फजर के टाइम पे, लेकिन नाश्ता उन्हें करना होता है 2 बजे जाके। ये बच्चे आएंगे उसके साथ ही लंच कर लेंगे। वो फिर आपका जो फैट बॉडी जो है ना फैट बनाने लग जाती है। उस चीज़ को कंट्रोल करें। एप्पल खा लें, डेट्स खा लें 2 डेट और 7 ग्लास एक दूध का ले लें, वो इनफ है, ठीक है। और दूसरा ये कि पानी गर्म को इस्तेमाल करें, अच्छा, हॉट ठीक वाटर। है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि विनीगर हम यूज़ कर लेते हैं बहुत सारा। अब विनीगर जो है सबके लिए बेस्ट नहीं होता। अच्छा, वो ठीक अपने है। डॉक्टर से पूछें। अगर आपका डॉक्टर या आपका ट्रेनर, आपके डाइटिशियंस आपको रिकमेंड करते हैं देन आप लें। देन आप विनेगर हाँ, ले मैं सकते ले रही हैं, हूँ या ठीक आप ले रही हैं, मैंने आपसे सुना है, मैं घर जाके हो जाऊँगी शुरू। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे जब आप सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं उसमें भी डॉक्टर से पूछे बगैर आपने नहीं करना, बिल्कुल ऐसे क्योंकि ही है। और इश्यूज होते विनेगर हैं। ये है कि वो एक एसिड है, एसिड है। एसिड ही है, तो वो आप जब तक अपने डॉक्टर से नहीं पूछेंगे तब तक आपको वो नहीं पीना चाहिए। नहीं लेना। अगर आप लेना चाहते हैं ग्रीन टी ले लें। हाँ, ग्रीन टी पी सकते हैं उससे आप। साइड इफेक्ट नहीं है उसका, ठीक है। ठीक है। आप ग्रीन टी ले लें और गर्म पानी, और बिफोर ब्रेकफास्ट अगर आप गर्म पानी लेते हैं ओके। तो बहुत अच्छा है। ठीक वो है। फैट को बहुत अच्छे से बर्न करती वो है। डिज़ोल्व करता है। बिल्कुल। ठीक है जी, आज हमने बात की है कि आपने किस तरह अपनी लाइफस्टाइल बेहतर करनी है, अपने पट्टों को किस तरह आपने स्ट्रेच करना है जो आपको अच्छा फील कराएंगे, और खाने पीने के हवाले से भी हमने बात किया ना। हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट मौजूद है ना। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और जनाब, जिस तरह आज सैटरडे है और हम यही उम्मीद करते हैं कि आपका पूरा दिन अच्छा गुजरा है, लेकिन अब जिस शख्सियत से या जिनसे आपकी मुलाकात कराने वाले हैं उनकी आवाज़ सुनने के बाद आपका और भी वीकेंड अच्छा गुजरने वाला है। तो हमारे साथ इस वक्त गुलाम अब्बास मौजूद है जो कि कवाल घराने से उनका ताल्लुक़ है, कवाल हैं, और उनके साथ उनका पूरा ग्रुप है। उसमें मुस्तफ़ा कानी हैं, जहान ज़ेब हैं, इमरान अली हैं, वाजिद अली है, अच्छू हैं, हसन अली कानी भी मौजूद हैं। तो इन सबको हम खुशामदीद कहते हैं। जागो लाहौर में उनसे खूबसूरत उनकी आवाज़ में कोई कवाली भी सुनेंगे। तो गुलाम साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक। ठीक ठाक हैं। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, कब से आप कवाली गा रहे हैं, कितने साल हो गए हैं, और अपने थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए हमें। ये बाजी हमारा बैकग्राउंड राजस्थान से है। अच्छा, इंडिया राजस्थान से। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद हम पाकिस्तान सेटल हुए। काफ़ी अरसा हो गया इस बात को, और ख़ानदानी यानी कि हमारे क्लासिकल करते आ रहे ठीक पीछे है। से, और कवाली यानी कि ये मेरा शौक़ था, तो मैंने कवाली बस पाकिस्तान में आके सीखी है।
ठीक है, चले फिर क्या सुनाने वाले हैं आप हमें पहले? ये अभी जैसे कि मिलाद मुस्तफ़ा का बहुत ही खूबसूरत कलाम पढ़ा है आपने गुलाम अब्बास साहब। वक्त की किल्लत है जिसकी वजह से हमें यहाँ पर ख़त्म करना पड़ेगा, वरना हमें और भी कलाम हमने सुनने थे। बहुत शुक्रिया आपका और आपके हम नवाओं का कि आप यहाँ पर आए और महफिल को चार चांद लगा दिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।